नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज का एक्सरे और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। न्यूज का एक्सरे आज दर्शकों आपके लिए लेकर आए, क्योंकि बांग्लादेश में जो हो रहा है आपने देख लिया, लेकिन बांग्लादेश में अब हिंदुओं की टारगेट किलिंग हो रही है। कौन कर रहा है ये, कौन है इस कट्टरपंथी सोच के पीछे, आज आपको बताने वाला हूं। इसके बाद आपको बताऊंगा आतंकी एक्टिव हो गए, बाहर आ गए हैं कई सारे आतंकी, और एजेंसीज अलर्ट पर हैं, हालात पर नजर बनाए हुए हैं। आखिर में यह भी बताऊंगा कि अभी भी बांग्लादेश में कुछ लोग ऐसे हैं जो वहां के इतिहास को खत्म कर रहे हैं। लेकिन पहले हिंदुओं की टारगेट किलिंग, मंदिरों पर हमले हो रहे हैं दर्शकों। और आप सोचिए, बातें कही जा रही थी कि छात्र आंदोलन है, छात्रों ने आंदोलन किया, तख्ता पलट हो गया, लेकिन आखिरकार कट्टरपंथी सोच सामने आ गई है दर्शकों। 5 अगस्त को बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया और देश छोड़ दिया। इस वजह से आरक्षण के नाम पर छात्रों को ढाल बनाकर आंदोलन को शुरू किया गया और यह उग्र होता चला गया। दुनिया को लग रहा था कि शेख हसीना ने देश छोड़ दिया है तो बांग्लादेश में हालात बदल जाएंगे, उपद्रव शांत हो जाएगा, अराजकता वो शांत हो जाएंगे, दंगाई अपने घर लौट जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बांग्लादेश अब भी सुलग रहा है दर्शकों। छात्रों के पीछे रहकर उपद्रव को हवा दी जा रही है और कट्टरपंथी अब खुलकर सामने आ गए। देखिए आप, सड़कों पर मार रहे हैं, घरों में घुसकर मार रहे हैं, और इन कट्टरपंथियों के निशाने पर है बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू परिवार। बांग्लादेश में शेख हसीना के इस्तीफे के बाद ही हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, देखिए दर्शकों, बांग्लादेश से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये बेहद भयावह है। दंगाई हिंदू परिवारों के घर में घुस गए, हिंदुओं को घरों से खदेड़ा जा रहा है। सोचिए, जो खुद को बचाने के लिए घरों में कैद हो गए हिंदू, उन्हें जिंदा आग के हवाले कर दिया गया। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, एक एक जगह की तस्वीर, महिलाओं के साथ क्या किया जा रहा है। और जिहादी जल्लाद हिंदू महिलाओं के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर रहे हैं। हिंदुओं के घरों को लूटा जा रहा है दर्शकों। खबर तो यह भी सामने आई है कि रंगपुर के हिंदू काउंसलर काजल रॉय की इस्लामिक कट्टरपंथियों ने हत्या कर दी है। और इस हिंदू नरसंहार के पीछे जिस संगठन का नाम सामने आया है, वो बता रहा है कि अब बांग्लादेश में आतंकी संगठन एक्टिव हो गए। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, बांग्लादेशी सेना के रहते हुए जमात ए इस्लाम, यही है वो संगठन, और हिंदुओं के नरसंहार को यह अंजाम दे रहा है। सोचिए दर्शकों। लेकिन आज मैं पूछ रहा हूं कि आखिर हिंदू कहां पर सुरक्षित हैं, और हमारे देश में रहने वाले हिंदू भी सुन रहे हैं, कहां सुरक्षित है। सोचिए आप, बांग्लादेश में बिल्कुल नहीं, हालात आप देख रहे हैं। पाकिस्तान में वहां तो बिल्कुल नहीं, क्या हालात होते हैं वहां हिंदुओं के, देखा है आप। कनाडा चले जाइए दर्शकों, आपको लग रहा होगा वहां सुरक्षित है, लेकिन वहां पर भी मंदिरों पर हमला किया जाता है। और देखा आपने वहां कैसे खालिस्तान समर्थक एक्टिव हैं। लंदन की तस्वीरें अभी हाल ही में सामने आई, वहां पर भी दंगे हो रहे हैं, वहां पर भी हिंदू सुरक्षित नहीं है। ऑस्ट्रेलिया तक में हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। आपको वो तस्वीर याद होगी जब मंदिरों पर कई तरह के स्लोगन लिख दिए गए। तो दर्शकों, सवाल यह कि हिंदू कहां सुरक्षित है। बांग्लादेश में जो हालात पनपे हैं, जो हाल सामने आ रहा है, उन्होंने सबको हिलाकर रख दिया है। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद कट्टरपंथियों ने जिस तरह से हिंदुओं को टारगेट करना शुरू किया है, वो चौंका रहा है। उन तस्वीरों ने पूरे विश्व को झकझोर दिया है। हिंदुओं को उनके इलाके में घुसकर टारगेट किया जा रहा है। हिंदू महिलाओं के साथ घर में घुसकर बदसलूकी की गई। हिंदुओं के घर लाइन से जला दिए गए। लेकिन यहां यह आग बहुत बड़ी और तेजी से सुलग रही है। देखिए आप कैसे निशाने पर आ गए, क्योंकि कट्टरपंथियों के निशाने पर केवल हिंदू परिवार नहीं, बल्कि हिंदू आस्था के केंद्र मंदिर भी हैं। कांदीपुरा में कट्टरपंथियों ने काली मंदिर पर हमला किया। तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। इस्कॉन मंदिर, एक वक्त में यहां पर बड़ा मदद की गई थी, खाना खिलाया गया था। हमलावरों ने इसे जलाकर राख कर दिया। दर्शकों,
भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा देवी की मूर्तियों को खंडित कर दिया है, नुकसान पहुंचाया, हम दिखा भी नहीं सकते हैं। लेकिन ये संदेश है दर्शकों, और साफ संदेश है ये। कट्टरपंथी पर हर तरह की तस्वीर हमने आपको दिखाई, लेकिन ये अब हर हिंदुओं को चोट पहुंचाना चाहते हैं, चोट देना चाहते हैं, उनकी आस्था पर हमला कर रहे हैं, उसे तोड़ देना चाहते हैं, उसे खत्म कर देना चाहते हैं, हिंदुओं का अस्तित्व मिटाना चाहते हैं ये कट्टरपंथी जो बांग्लादेश में है। और जिस तेजी से हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है दर्शकों, वहां आगजनी की जा रही है, ये सब बहुत चीख चीख कर कह रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वहां की सेना मूक दर्शक बनी हुई है। ऐसे कट्टरपंथियों को रोकने में जिस सेना का अहम रोल होना चाहिए था, वो चुप है दर्शक, वही आग सुलगा रही। अब तो बातें ये भी सामने आ रही और कहा जा रहा है कि सेना ने ही बांग्लादेश में तख्ता पलट कर दिया है। इसी के साथ बांग्लादेश की कमान अब सेना के हाथ में आ गई है। अब यहां सवाल बांग्लादेश की सेना पर भी है। सवाल यह कि बांग्लादेश की सेना क्या जानबूझकर हमले होने दे रही है? क्या बांग्लादेशी सेना कट्टरपंथियों के साथ मिली हुई? क्योंकि देखिए, आप कोई फोन निकालकर फोटो ले रहा है। क्या बांग्लादेश में इन हुड़दंगियों को, इन हमलावरों को बढ़ावा देने वाली बांग्लादेश की सेना ही है? ये सवाल आज खड़े हो रहे हैं। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, उन हिंदुओं के बारे में, उन अल्पसंख्यक हिंदुओं के बारे में जो वहां पर रह रहे हैं, आखिर वो कहां जाएंगे? इस रिपोर्ट में देखिए। बीते कुछ सालों में बांग्लादेश विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ा। यहाँ की प्रति व्यक्ति आय भारत से बेहतर हुई। हंगर इंडेक्स में भी बांग्लादेश एशिया के कई देशों के मुकाबले बेहतर स्थिति में था। बावजूद इसके विदेशी ताकतें, आंतरिक राजनीति और कट्टरपंथियों ने शेख हसीना सरकार को तानाशाह का तमगा दिया, छात्रों को सरकार के खिलाफ सड़क पर उतारा, विकास की राह पर आगे बढ़ रहे देश को कुछ ही महीनों में तालिबान बना दिया। बिल्कुल सही सुना आपने, तालिबान। जहां न लोकतंत्र के लिए जगह है और ना ही किसी और मजहब का दखल, कट्टरपंथी जिहादी बांग्लादेश को एशिया का नया तालिबान बना चुके हैं। यहाँ जिस भी शख्स की सोच कट्टरपंथियों से मेल नहीं खाती, उन्हें तालिबानी सजा दी जा रही है। भारत के साथ दोस्ती की वकालत करने वालों को चौराहों पर उल्टा लटका दिया जा रहा है। ये है नया बांग्लादेश, जहां सिर्फ जिहादी मानसिकता का बोलबाला है। इस नए तालिबान में सबसे ज्यादा मुश्किलें हिंदू परिवारों के सामने आ रही हैं। बांग्लादेश के अलग अलग इलाकों में हिंदुओं से मारपीट हो रही है। आरक्षण विरोधी प्रदर्शन पहले सत्ता विरोधी बना और अब हिंदू विरोधी बन गया है। बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी लगातार घटती जा रही है। भारत के नेता कई बार ये दावा कर चुके हैं कि बांग्लादेश में हिंदू आबादी खतरे में है। हाल ही में पश्चिम बंगाल में भाजपा के नेता शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि बांग्लादेश से 1 करोड़ हिंदू भारत आने वाले हैं। शुभेंदु अधिकारी का दावा यूं ही नहीं है। बांग्लादेश से आ रही तस्वीरें इस दावे की बुनियाद है, क्योंकि अगर हिंदुओं पर हमले बंद नहीं हुए तो हिंदू परिवारों के पास पलायन का ही आखिरी रास्ता बचेगा। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार का मामला नया नहीं है। शेख हसीना सरकार में भी हिंदुओं पर हमले हुए, लेकिन हमलों की संख्या कम थी। लेकिन जब जब बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के हाथ में सत्ता आई, टारगेट पर हिंदू ही रहे। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि बांग्लादेश की आजादी के बाद से अब तक हिंदू आबादी पर कितना फर्क पड़ा। बांग्लादेशी न्यूज वेबसाइट डेली स्टार की एक रिपोर्ट बताती है कि बांग्लादेश में साल 2022 में कुल आबादी 16.5 करोड़ के आसपास थी। इसमें 7.95% हिंदू यानी 1.5 करोड़ के करीब हिंदू बांग्लादेश में बचे हैं, जबकि साल 2011 की जनगणना के मुताबिक 8.54% हिंदू थे। वहीं अब बात 1971 की करें तो इसी साल बांग्लादेश को आजादी मिली थी। तब यहाँ पर 23% हिंदू हुआ करते थे, लेकिन इस्लामिक कट्टरपंथियों की वजह से हर साल 2.3 लाख हिंदू बांग्लादेश छोड़ने को मजबूर हुए। अमेरिकन फाउंडेशन की रिपोर्ट कहती है 1964 से 2013 के बीच 1.1 करोड़ हिंदू धार्मिक उत्पीड़न के चलते देश छोड़कर चले गए। बांग्लादेश में हालात और बदतर होते जा रहे हैं। तख्ता पलट के बाद यहाँ के हिंदुओं को अपनी जान, जमीन और महिलाओं की फिक्र सताने लगी है। I am from Bangladesh. I am Hindu.
I cannot reveal my face and my name due to security purpose. You know Hindus are minority in Bangladesh. Yes, yesterday Muslim people attacked on Hindus temple and their houses. In Bangladesh, they attack so many cities which city are known as a Hindu majority like Sylhet, Borishal, Feni, Chattogram, Rajshahi. They betrayed so many Hindus temple and burned Hindus houses with Allahu Akbar slogan. बांग्लादेश में जो हालात बने हैं, ऐसे में हिंदुओं का डर लाजमी है। जिन कट्टरपंथियों ने बंगबंधु मुजीबुर रहमान की मूर्ति को नहीं छोड़ा, वो हिंदू परिवारों पर क्या रहम दिखाएंगे? वाकई दर्शकों, क्या ये हिंदू परिवारों पर रहम दिखाएंगे? नहीं दिखा सकते। मैं आज आपके सामने जो केस लेकर आया हूं उसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये कट्टरपंथी सोच कहां से उपजी आज आपको बताने वाला हूं। पूरा एक्सरे हमने किया है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी सियासी पार्टी है जमाते इस्लामी। जमाते इस्लामी पाकिस्तान और जमाते इस्लामी हिंद में बटा हुआ है। जमाते इस्लामी पाकिस्तान हमेशा से ही बांग्लादेश मुक्ति संग्राम का विरोधी है। यानी 1971 में जंग में पश्चिमी पाकिस्तानी सैनिकों का पक्ष लिया था और बांग्लादेश की नई सरकार में जमाते इस्लामी शामिल हो सकता है। ये हिंदुओं के लिए दिक्कत की बात है, क्योंकि हिंदू हमेशा ही जमाते इस्लामी पार्टी के निशाने पर रहे। हिंदुओं के खिलाफ हिंसक वारदातों के संगीन मामले दर्ज। मैं आपको बता रहा हूं, 2013 से 2022 तक बांग्लादेश में हिंदुओं पर 3600 से ज्यादा हमले हुए हैं और ज्यादातर हमलों में यही जमाते इस्लामी की बड़ी भूमिका है। भारत समेत दुनिया के कई देश में जमाते इस्लामी पर प्रतिबंध है दर्शकों, लेकिन अब ये हिंदुओं को छोड़ने वाले नहीं है। भारत सरकार क्या कर रही है वो भी आपको बता देता हूं। केस 2, मोदी सरकार ने सीसीएस के साथ एक बैठक की है और सर्वदलीय बैठक में विपक्ष भी था, विपक्ष को भरोसे में लिया। राहुल गांधी ने मोदी की विदेश नीति का समर्थन किया है। भारतीय छात्रों को बांग्लादेश से सुरक्षित वापस लाए। भारतीय सेना लगातार बांग्लादेश के संपर्क में है दर्शकों। सरकार हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर भी बहुत चिंतित है। बांग्लादेश सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है, बीएसएफ अलर्ट पर है और बांग्लादेश जाने वाली यात्री उड़ानें बंद कर दी गई हैं। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के गठन पर भी भारत की नजर है दर्शकों। इसके बारे में आपको बताऊंगा कौन आ सकता है, लेकिन उससे पहले सुनिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज संसद में क्या कहा है। We are also monitoring the situation with regard to the status of minorities. There are reports of initiatives by various groups and organizations to ensure their protection and well-being. We welcome that, but will naturally remain deeply concerned till law and order is visibly restored. Our border guarding forces have also been instructed to be exceptionally alert in view of this complex situation. In the last 24 hours, we have also been in regular touch with the authorities in Dhaka. This is the situation as of now. I seek the understanding and support of the House in regard to sensitive issues regarding an important neighbor on which there has always been strong national consensus. Thank you. देखा आपने, एस जयशंकर ने कहा कि हमारी एक एक घटना पर नजर है, लेकिन सोचिए दर्शकों, बड़ी बात क्या है। यही तस्वीर आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं और जिस तरह से हिंदुओं की टारगेट किलिंग की जा रही है और अब यहां पर दर्शकों आतंकी एक्टिव हो गए। दिखाइए जरा, आतंकी एक्टिव हो गए हैं और अब एजेंसियां भी अलर्ट पर हैं। यानी एक तरफ बांग्लादेश में जमात इस्लामी के निशाने पर हिंदू आ गए हैं, दावा यह किया जा रहा है, दूसरी तरफ आतंकी भी बाहर आ गए हैं दर्शकों। अब इनका क्या है इतिहास ये भी जान लीजिए, क्योंकि बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ तो भारत की सुरक्षा और खुफिया एजेंसी हाई अलर्ट पर है। माना यह जा रहा है कि शेख हसीना के इस्तीफे और सत्ता की बागडोर सेना के संभालने के साथ ही देश में पाकिस्तान समर्थित ताकतें एक्टिव हो गई हैं। ऐसे में बांग्लादेश के लिए जमात इस्लामी, अंसार उल बांग्ला
और जमात उल बांग्लादेश जैसे आतंकी और चरमपंथी संगठन बांग्लादेश के साथ साथ भारत के लिए सिरदर्द बन गए दर्शकों। और आपको यह भी बता दूं मैं कि लंबे वक्त से संगठन बांग्लादेश में माहौल खराब करने में लगे हुए थे और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। ये जो हो रहा है ये इनकी वजह से हो रहा है। मौजूदा सरकार के खिलाफ भी ये संगठन लगातार कई गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। शेख हसीना की सरकार लगातार इन पर नकेल कस रही थी दर्शकों, कोशिश की जा रही थी, लेकिन माना यह जा रहा है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की शह पर इस तरह के संगठनों ने छात्रों के आंदोलन को हाईजैक कर लिया और बांग्लादेश को हिंसा की आग में झोंक दिया। सोचिए दर्शकों, हिंसक भीड़, इसमें चरमपंथी शामिल हो गए और बांग्लादेश को किस तरह से इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। ये जेलों पर भी हमला कर रहे हैं। इनका मंसूबा किसी पार्टी के कार्यकर्ता को रिहा कराना नहीं था दर्शकों, बल्कि बांग्लादेश की जेलों में कैद आतंकियों को रिहा कराना था। ठीक कह रहा हूं मैं, जिसमें ये कामयाब हो गए। देखिए आप इन्हें, ये सारी घटनाएं बांग्लादेशी आर्मी के रहते हुए वहां पर हो रही है। इसलिए हमने आर्मी पर सवाल पूछा। यही वजह है कि हम सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर बांग्लादेशी आर्मी के हाथ किसने बांध रखे हैं। बांग्लादेश को सुलगाने वाला असली चेहरा आखिर है कौन, किसका है, और हिंदुओं को टारगेट करने वाले ये लोग आखिर कौन हैं दर्शकों। बड़ी बात यही है। लेकिन अब मैं जो आपको दिखाने वाला हूं, ध्यान से देखिए, क्योंकि जो तस्वीर अब मैं आपको बताऊंगा, जिस महिला की तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, उसका बहुत बड़ा रोल इसमें रहने वाला है। यह है खालिदा जिया, जो रिहा हो गई हैं। बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान की पत्नी। उनके पति जियाउर रहमान ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। 30 मई 1981 को जियाउर रहमान की हत्या कर दी गई। यह है जियाउर रहमान, जिसके बाद उन्होंने सियासत में एंट्री ली। लेकिन इस बार अगर एंट्री बांग्लादेश की सियासत में उनकी हो गई तो वहां के हालात और बिगड़ जाएंगे दर्शकों। क्यों, वो बता रहा हूं आपको, सुनिए। खालिदा जिया भ्रष्टाचार के एक मामले में 17 साल की सजा सुनाए जाने के बाद 2018 में जेल भेजी गई। लेकिन कुछ वक्त के बाद खालिदा कैद से रिहा हो सकती हैं और बांग्लादेश में तख्ता पलट के कुछ ही घंटों बाद राष्ट्रपति मोहम्मद शाहबुद्दीन ने पूर्व प्रधानमंत्री, जिनको मैं दिखा रहा हूं, खालिदा जिया को रिहा करने के आदेश दे दिए। और अंतरिम सरकार में अगर उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया गया तो यह उनकी सियासत के लिए किसी यू टर्न से कम नहीं होगा, क्योंकि खालिदा जिया और शेख हसीना के बीच प्रधानमंत्री पद को लेकर कई दशकों से लड़ाई चल रही है। बांग्लादेश में दोनों नेता लड़ते हैं और इस लड़ाई को बांग्लादेश की जनता बेगमों की लड़ाई भी कहती है दर्शकों। लेकिन यहां सबसे बड़ा पेच क्या है? खालिदा हमेशा कट्टरपंथियों की समर्थक रही है और भारतवासी एक और चीज सुने, चीन और पाकिस्तान की समर्थक भी हैं जिया, और भारत से दोस्ती केवल एक दिखावा है और नाटक है इनका। सोचिए दर्शकों कि अगर ये सत्ता में आ गई तो फिर भारत के लिए क्या होगा। लेकिन सबसे पहले आपको यह बताता हूं कि इस तरह के तख्ता पलट के पीछे किनका नाम आ रहा है, किसकी साजिश हो सकती है। देखिए, बांग्लादेश में आरक्षण की आड़ में बड़ा आंदोलन खड़ा किया गया। शायद शेख हसीना को पता था कि इस आंदोलन के पीछे ताकतें कौन हैं। यही वजह है कि शेख हसीना ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए हाईकोर्ट में प्रदर्शनकारियों पर सीधे गोली मारने की मांग करते हुए याचिका लगाई थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। साथ ही निर्देश दिए कि अगर कोई प्रदर्शनकारी कानून तोड़ता है तो कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। फिर शेख हसीना के कानून और संविधान को ध्यान में रखते हुए हिंसक आंदोलन को रोकने के लिए सेना को आदेश दिया। लेकिन कई पूर्व सैन्य प्रमुख और सैन्य अधिकारियों ने सुरक्षा बलों से भीड़ पर कार्रवाई न करने की अपील की। पूर्व आर्मी चीफ इकबाल भुइयां ने तो एक लिखित बयान जारी कर कहा, यह जरूरी है कि सशस्त्र बल तुरंत अपने मिलिट्री कैंपों में लौट जाएं, किसी भी इमरजेंसी हालात से निपटने के लिए तैयार रहें। पहले कोर्ट, उसके बाद पूर्व सैनिकों का विरोध और कल सेना प्रमुख का शेख हसीना का इस्तीफा मांगना,
ये बताता है कि विदेशी ताकतें कैसे पूरे बांग्लादेश के सिस्टम को हाईजैक कर चुकी थी। बांग्लादेश की सेना अभी तक हिंसा पर लगाम लगाने में नाकाम रही। वहीं भ्रष्टाचार के आरोप में सजा काट रही पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को 24 घंटे के अंदर राष्ट्रपति ने रिहा कर दिया। ये वही खालिदा है जो एक तरफ तो भारत से दोस्ती का नाटक करती है और दूसरी ओर चीन की नीतियों की तारीफ करती है। खालिदा का झुकाव पाकिस्तान की तरफ रहा है। ऐसे में बांग्लादेश के तख्ता पलट में चीन और पाकिस्तान का हाथ होने से इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं दूसरे देशों की बात करें तो अमेरिका, फ्रांस, कनाडा और ब्रिटेन जैसे देश विद्रोह को दबाने के लिए अपने नागरिकों पर गोली चलाने से कतराते नहीं हैं, लेकिन हसीना सरकार के संवैधानिक ताकतों पर लगाम लगा दी गई। वहां की सुप्रीम कोर्ट ने दंगे की आग को भड़कने दिया। ऐसे में सुपर पावर अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि अमेरिका चीन पर नकेल कसने के लिए बांग्लादेश में आर्मी बेस बनाने की चाह पाले हुए था, जिसे शेख हसीना ने कामयाब नहीं होने दिया। बांग्लादेश में तख्ता पलट के कई किरदार हैं जो समय के साथ दुनिया के सामने आ जाएंगे, लेकिन ये साफ है कि इस तख्ता पलट के पीछे बांग्लादेशी चरमपंथी ही नहीं बल्कि विदेशी ताकतों का पूरा हाथ है। तो देखा दर्शकों, लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूं जो ये तख्ता पलट के पीछे विदेशी ताकतें हैं, इनको क्या फायदा हो सकता है, यह भी समझना होगा दर्शकों आपको। केस 1 क्या कहता है जान लीजिए। हसीना के कार्यकाल में बांग्लादेश के संबंध चीन से सुधर गए थे और बांग्लादेश के संबंध भारत और रूस से भी बेहतर हुए। भारत और चीन बांग्लादेश के बड़े ट्रेड पार्टनर, व्यापारिक संबंध। इस पूरे क्षेत्र में अमेरिका को पकड़ बनाने में काफी मुश्किल हो रही थी और बांग्लादेश ने अमेरिका को लेकर बड़ा दावा किया है। अमेरिका को उसकी रूस से करीबी पसंद नहीं आ रही थी। अमेरिका बांग्लादेश पर प्रेशर डाल रहा था, दबाव बना रहा था और बांग्लादेश में अमेरिका को तरजीह देने वाली सरकार आने पर फायदा होगा। यानी अमेरिका साउथ एशिया में अपनी पकड़ मजबूत कर सकता है और मिडिल ईस्ट की तरह अमेरिका की पकड़ मजबूत हो सकती है इस तरह के हालात से। लेकिन इस तख्ता पलट के पीछे कौन हो सकता है समझ लीजिए, क्योंकि तख्ता पलट में पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आ रहा है दर्शकों, और इन हालात के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का हाथ भी है। हिंसा भड़काने में छात्र शिविर संगठन का नाम है। यह संगठन प्रतिबंधित जमाते इस्लामी से जुड़ा हुआ है और यह जमाते इस्लामी ISI इसको समर्थन करती है। छात्र शिविर का काम क्या है? बांग्लादेश में हिंसा भड़काने का था। बांग्लादेश के हालात एक सोची समझी साजिश की ओर इशारा करते हैं, यानी बांग्लादेश में पाकिस्तान की तरह ही सेना साजिश में शामिल थी। इस साजिश को लेकर लगातार दूसरे देशों से फंडिंग भी हो रही थी। बांग्लादेश में तख्ता पलट की साजिश 6 महीने पहले से रची गई थी दर्शकों। जनवरी 2022 से जिस तरह से आगे बढ़ते हुए ये 24 में जुलाई में शुरू हुआ और जमीन तैयार की गई। सेना, अधिकारी, जमात इस्लामी के बीच बैठकों का दौर चला। छात्रों के आंदोलन में धीरे धीरे जिहादी ताकतें शामिल होती गई और नतीजा आप देखिए, बांग्लादेश बिखर गया है, पूरा बिखर गया है दर्शकों। और अब तो वहां पर आतंकी बाहर आ गए, हिंदुओं की टारगेट किलिंग की जा रही है। लेकिन बांग्लादेश में जो चल रहा है उसे लेकर भारत में भी कुछ लोग ऐसे हैं दर्शकों, आपको बताने वाला हूं, जो चाहते हैं कि बांग्लादेश जैसे हालात भारत में भी बन जाए। उनके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन तख्ता पलट के आज कुछ किरदार सामने आए, इन्हें देख लीजिए। किरदार नंबर 1, अमेरिका। अमेरिका ने तख्ता पलट के बाद बांग्लादेशी सेना की तारीफ की। शेख हसीना सरकार की नीतियों के खिलाफ था अमेरिका। किरदार दूसरा, चीन। हसीना सरकार से भारत के अच्छे संबंध चीन की चिंता का विषय थे। लेकिन तीसरा किरदार, वकार उज़्ज़मान, आर्मी चीफ। सरकार का साथ देने के बजाय हसीना से इस्तीफा लिखवा दिया। किरदार नंबर 4, तारिक रहमान, खालिदा जिया का बेटा। यह बहुत बड़ा किरदार है क्योंकि बांग्लादेश के अधिकारियों से 60 गांठ के सबूत तक का दावा है और हसीना के बाद PM पद की रेस में सबसे आगे नाम चल रहा है। यानी तख्ता पलट के बाद सबसे बड़ा और ज्यादा फायदा तारिक को ही होने वाला था। लेकिन जैसा मैंने कहा कि बांग्लादेश में जो विद्रोह हुआ तो भारत में भी जिहादी मानसिकता के लोग एक्टिव हो गए।
बांग्लादेश में लोकतंत्र की खुलेआम हत्या हुई तो भारत में बैठे देशद्रोही इसे तानाशाही का अंत बता रहे हैं। ऐसे लोगों की सोशल मीडिया पर बाढ़ आ गई है दर्शकों, यह आपको दिखाना जरूरी था। ये लोग बांग्लादेश जैसे हालात भारत में पैदा करने की वकालत कर रहे हैं। लेकिन यहां यह दिक्कत कोई छोटी मोटी नहीं है। दिक्कत तो यह है कि इस जिहादी मानसिकता के लोग एक दो नहीं बल्कि हजारों की संख्या में। ऐसे लोगों से मैं आपको सावधान रहने की सलाह देना चाहता हूं, क्योंकि ऐसे लोग आपके दिमाग में जहर घोल रहे देश के दुश्मनों की गोद में बैठ जाएंगे और आपके और हमारे देश का हाल भी फिर बांग्लादेश जैसा हो सकता है। इसलिए थोड़ा संभल कर रहिए, क्योंकि अगर यह मानसिकता हावी हो गई तो ये जिहादी हिंदुओं को निशाना बनाएंगे। मशरफे मुर्तजा जैसे मुसलमानों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि जिहादियों को अमन पसंद नहीं है, ये आतंक के पुजारी। ऐसे जिहादी मानसिकता लोगों की बाढ़ सोशल मीडिया पर आई तो अलग अलग राज्यों से सीएए की मांग उठ रही है। सोचिए आप। लेकिन दर्शकों, भारत में ऐसे हालात ना बने इसके लिए एजेंसीज और सरकार अलर्ट पर है, क्योंकि हमारे देश का इतिहास भी बड़ा है, सांस्कृतिक इतिहास और ज्यादा पुराना है। लेकिन बांग्लादेश में इतिहास मिटाने वाले सड़कों पर आ गए हैं। ये कुछ नहीं छोड़ रहे हैं दर्शक, और ये इसलिए दिखाना जरूरी है क्योंकि हमें सावधान रहना। जैसा मैंने कहा कि मैं आपको सावधान कर रहा हूं, क्योंकि बांग्लादेश में क्या हो रहा है, जल रहा है बांग्लादेश। बांग्लादेश के लोगों ने बंगबंधु मुजीबुर रहमान के साथ 1975 में जो किया था, वही इतिहास एक बार फिर बांग्लादेश में दोहराया जा रहा है। ऐसे में अब सवाल यह कि क्या केवल आरक्षण के मसले पर ही प्रदर्शनकारी इतने उग्र हुए कि वहां की सरकार इसको संभालने में नाकाम हो गई? ऐसा तो नहीं लगता इन तस्वीरों को देखकर। इस प्रदर्शन के दौरान एक तस्वीर सामने आई जो काफी कुछ बयां करती है दर्शकों। इनकी सोच को समझिए आप। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति को तोड़ दिया। मुजीबुर रहमान ने भारत के सहयोग से 1971 में पाकिस्तानी जुर्म का मुकाबला किया और फिर बांग्लादेश के रूप में एक आजाद मुल्क की स्थापना की। लेकिन बांग्लादेशी कट्टरपंथियों ने 1975 में मुजीबुर रहमान के पूरे परिवार को मार गिराया, हत्या कर दी उनकी। लेकिन कट्टरपंथी न सिर्फ इतिहास को मिटा रहे हैं बल्कि लूट खसोट हो गई है। यहां पर भी हिंदुओं को लूटा जा रहा है। शेख हसीना के देश छोड़ते ही ये पीएम आवास में घुस गए। देखिए आप, पंखा कुर्सी जो हाथ लगा वो लेकर जा रहे हैं। आरओ तक, गद्दे, बैग, कपड़े और कई बेशकीमती सामान भी लेकर गए। सोचिए आप कैसी लूट मची हुई है। लेकिन आप सोचिए कि सोच का अंत बहुत जरूरी है। इसलिए हम कह रहे हैं कि भारत की नजर बनी हुई है, भारत इस पर नजर बनाए हुए है। फिलहाल न्यूज का एक्सट्रीम इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे रोचक और जानकारी भरी खबरों के साथ। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। ऐश्वर्या के एजेंडा में दर्शकों आपको बता दूं, इस समय भी 7 बजने में 1 मिनट है, 7 बज गया है किसी घड़ी में तो आप देख लीजिए। शेख हसीना बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री इस समय दिल्ली में है। वो तस्वीरें ऑन एयर कर दीजिए आप। ये उनके निकलने की तस्वीर है ढाका में, उनके प्रधानमंत्री आवास से बिल्कुल छुप छुपाते हुए। सिर्फ एक एसयूवी गाड़ी टोयोटा प्राडो जो उनकी सुरक्षा में चलती है और एक उनकी एसयूवी नीले रंग की जिससे वो बांग्लादेश के मिलिट्री चॉपर जो कि MI-17 मेरे को दूर से लग रहा है, उससे उड़ के भारत के अगरतला पहुंची। जी हां, त्रिपुरा में अगरतला एयरबेस पहुंची। अगरतला एयरबेस से वो पहुंची हैं दिल्ली। दिल्ली से सटा हुआ गाजियाबाद का हिंडन एयरबेस सिविलियंस को नहीं पता, आम नागरिक को नहीं पता, पर वहां पे भी गाजियाबाद के बगल में हिंडन नदी के पास एक एयरबेस है। अगर वो मैप है गरिमा जी आपके पास तो चला दीजिए। ANI से भी वो लाइव विजुअल्स आ रहे हैं हिंडन एयरबेस के बाहर के।